तो मैंने बेटा लास्ट क्लास में आपको रीअरेंजमेंट रिएक्शन से रिलेटेड कुछ टर्म्स के बारे में बताया था, जैसे माइग्रेटिंग ग्रुप क्या होता है, माइग्रेशन ओरिजिन क्या होता है, माइग्रेशन टर्मिनस क्या होता है, और एक कॉन्सेप्ट मैंने लास्ट में और बताया था, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। ठीक है, अब इन्हीं कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोग रीअरेंजमेंट रिएक्शन की स्टडी करेंगे। तो आप नोट करो, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन। तो इसमें नोट करो, इफ ड्यूरिंग अ रिएक्शन, if during a reaction, if during a reaction directly formed carbocation is unstable, if during a reaction directly formed carbocation is unstable, then rearrangement of carbocation takes place, then rearrangement of carbocation takes place, then rearrangement of carbocation takes place. आगे लिखो, more than one rearrangement, more than one rearrangement, more than one rearrangement in succession is possible, more than one rearrangement in succession is possible, more than one rearrangement in succession is possible if continuous gain in stability, if continuous gain in stability, if continuous gain in stability is achieved by the system, if continuous gain in stability is achieved by the system. तो यहां पे ये बोला जा रहा है कि अगर हमने पहला रीअरेंजमेंट कराया, उससे सिस्टम की स्टेबिलिटी इंक्रीज कर गई, फिर उसके बाद हमने फर्दर एक रीअरेंजमेंट कराया, स्टेबिलिटी और इंक्रीज कर गई, अगर इस तरीके से स्टेबिलिटी लगातार इंक्रीज करती जा रही है तो हम एक के बाद एक कई सारे रीअरेंजमेंट को कॉन्टिन्यूअसली परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, हम एक के बाद एक कई सारे रीअरेंजमेंट को कॉन्टिन्यूअसली परफॉर्म कर सकते हैं अगर सिस्टम की स्टेबिलिटी कॉन्टिन्यूअसली इंक्रीज कर रही है। अब इसमें एक चीज आपको ध्यान देने की है बेटा, कि अगर मान लो कि पहला रीअरेंजमेंट आपने कराया, ठीक है, और फर्स्ट रीअरेंजमेंट के बाद सिस्टम की स्टेबिलिटी इंक्रीज नहीं करती बल्कि डिक्रीज कर जाती है, लेकिन उसके बाद अगर हम रीअरेंजमेंट कराते हैं तो सिस्टम की स्टेबिलिटी में बहुत ज्यादा इंक्रीज देखने को मिलता है, तो ऐसे सिचुएशन में रीअरेंजमेंट ऑब्जर्व नहीं होगा, क्योंकि हर रीअरेंजमेंट के साथ सिस्टम की स्टेबिलिटी में गेन होना चाहिए। ये हमेशा अपने दिमाग में रखना कि जितनी बार आप रीअरेंजमेंट कराओगे, सिस्टम को पहले से और ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। अगर एक बार भी उस सीक्वेंस में स्टेबिलिटी में डिक्रीज हुआ तो आप ऐसा रीअरेंजमेंट को कभी परफॉर्म नहीं करोगे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको दिमाग में रखना है। तो अब जैसे देखो, अगर हमारे पास ये कंपाउंड है CH3 CH CH3 CH2 CH2 OH, ये कंपाउंड है। इस कंपाउंड को कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट करो,
इस कंपाउंड को कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट कर रहे हैं। अब हमें पता करना है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक है, तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि अगर किसी सब्सट्रेट मॉलिक्यूल के अंदर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन ऐसे एटम पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और उसके साथ कोई प्रोटोनिक एसिड या ल्यूइस एसिड है, तो वहां पे कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा। तो यहां भी ऐसा होना चाहिए। अब जरा देखो यहाँ पे रिएक्शन कैसे प्रोसीड करेगी। ये कंसंट्रेटेड H2SO4 हमने यूज किया था, तो इससे हमें मिल जाएगा H पॉजिटिव। ठीक है, अब ये H पॉजिटिव क्या करेगा, H पॉजिटिव इस ऑक्सीजन से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन से अगर ये कनेक्ट हुआ तो यहाँ पे प्रोड्यूस होगा CH3, CH, CH3, CH2, CH2, OH2 पॉजिटिव। ये बन गया। ठीक है, अब देखो क्या होगा आगे। ये बॉन्ड ब्रेक हो गया क्योंकि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ है, तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का पोलर कैरेक्टर बढ़ गया, तो ये बॉन्ड हेटेरोलिटिकली ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पे वाटर रिमूव हो गया। ठीक है, वाटर के रिमूवल के बाद ये कार्बोकेटायन बन गया CH3, CH, CH3, CH, H, CH2 पॉजिटिव। ये कार्बोकेटायन बन गया। अब देखो क्या होगा, क्योंकि ये कार्बोकेटायन प्राइमरी है, इसके सिर्फ 2 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर हैं। अगर ये कार्बोकेटायन इसके बगल वाले कार्बन पे चला जाए जहां पे हमने H को अलग से दिखाया हुआ है, तब ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन बन जाएगा और तब इसके हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर 4 होंगे। मैं बना करके दिखाता हूं आपको। ये हाइड्रोजन विथ बॉन्ड पेयर माइग्रेट करके बगल वाले कार्बन पे चला गया। इसको बोलेंगे बेटा 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट बोलेंगे इसको। ठीक है, तो 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट के थ्रू देखो क्या हुआ, इसके थ्रू बन गया ये कार्बोकेटायन CH3, CH, CH3, CH पॉजिटिव, CH3। अब आप अगर इस कार्बोकेटायन को देखो तो इसके हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर कितने हैं, 4। पहले वाले के हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर कितने थे, 2। तो इसका मतलब कि ये कार्बोकेटायन पहले वाले कार्बोकेटायन से ज्यादा स्टेबल है। अब देखो आगे क्या होगा। अगर ये पॉजिटिव चार्ज हम इस कार्बन पे ले आए जो टर्सरी कार्बन है, इसके बगल वाला, तब इसके हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर और बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक और रीअरेंजमेंट कराते हैं जिसमें ये हाइड्रोजन जो आप देख रहे हो, इस हाइड्रोजन को माइग्रेट करा करके हम यहाँ लाएंगे। तो फिर से हम एक हाइड्राइड शिफ्ट करा रहे हैं, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। अब 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट अगर हमने कराया तो 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट के थ्रू यहां पे फॉर्म होगा CH3, C, CH3 पॉजिटिव, CH2, CH3। अब आप देख सकते हो इसके हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर कितने हो गए, 8 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर इस कार्बोकेटायन के ऑब्जर्व हो रहे हैं। ठीक है, पहले वाले कार्बोकेटायन में 2, नेक्स्ट वाले में 4,
ठीक है, और यहाँ पे कितने टोटल 8 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर ऑब्जर्व हो रहे हैं। तो इसका मतलब कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी और इंक्रीज कर गई। तो मैंने बोला कि अगर सिस्टम की स्टेबिलिटी में कंटिन्यूअसली इंक्रीज देखने को मिलता है तो एक के बाद एक कई सारे रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, तो इसलिए यहाँ पे रीअरेंजमेंट हो रहा है। अब देखो, अब हम इस सिस्टम का सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन को फॉर्म कर चुके हैं। इससे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन यहाँ पे फॉर्म नहीं हो सकता। क्या आपको लगता है कि मैं सही बोल रहा हूं? क्या इससे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन यहां पे बन पाएगा किसी भी रीअरेंजमेंट के थ्रू? ठीक है, तो ये सिस्टम का सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन है, तो इसलिए अब आगे रीअरेंजमेंट नहीं होगा। मैं इस रिएक्शन को कंप्लीट कर देता हूं। इस रिएक्शन को बोलते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। जो रिएक्शन मैं डिस्कस कर रहा हूं इसको डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल बोलते हैं। और अगर एल्कोहल को हम डिहाइड्रेट करेंगे तो डिहाइड्रेशन के बाद हमेशा एल्कीन बनेगा। तो अब जरा देखो बेटा, एल्कीन का फॉर्मेशन होना है। मैंने आपको हाइपर कंजुगेशन में सेडजेव्स रूल के बारे में बताया था। सेडजेव्स रूल हाइपर कंजुगेशन के एप्लीकेशन में डिस्कस किया था। सेडजेव्स रूल के अकॉर्डिंग मैंने बोला था कि ड्यूरिंग बीटा एलिमिनेशन हाइड्रोजन इज ऑलवेज रिमूव्ड फ्रॉम दैट बीटा कार्बन व्हिच possess मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, अब जरा देखो बीटा कार्बन हम कैसे काउंट करेंगे। तो हम यहाँ पे ये मान करके चल रहे हैं कि ये जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वहां पे OH ग्रुप रहा होगा पहले, मतलब एक लिविंग ग्रुप यहाँ पे पहले से प्रेजेंट था। ठीक है, वो लिविंग ग्रुप को हटाया हमने, तो अब देखो लिविंग ग्रुप जिस कार्बन पे प्रेजेंट है उसको हम बोलेंगे अल्फा, मतलब जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है ये अल्फा कार्बन है। इनिशियल एल्कोहल के करस्पॉन्डिंग में बोल रहा हूं। तो इस जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उसको हम अल्फा बोलेंगे। तो इसका मतलब उसके बगल वाला कार्बन क्या हो जाएगा? बीटा। तो अगर आप बीटा कार्बन देखो तो यहाँ पे बीटा कार्बन एक ये है, दूसरा बीटा कार्बन ये है, और तीसरा बीटा कार्बन यहाँ, ये 3 बीटा कार्बन है। सेडजेव्स रूल बोलता है कि हाइड्रोजन इज ऑलवेज रिमूव्ड फ्रॉम दैट बीटा कार्बन व्हिच possess मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम के करस्पॉन्डिंग अगर देखें तो फिर ये वाला बीटा कार्बन को हमें कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि यहां पे सबसे कम हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहां पे सिर्फ 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो यहां से हाइड्रोजन को रिमूव करके हम फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। तो यहां से हाइड्रोजन रिमूव हो गया और ये प्रोडक्ट बन गया। ये फाइनल प्रोडक्ट है रिएक्शन का। अब जिसको ये नहीं पता है कि यहां पर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, ठीक है, जिस स्टूडेंट को ये नहीं पता है कि यहाँ पर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है वो क्या करेगा? वो एक तो ये OH हटा देगा और इसके बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन हटा देगा और यहां पे लगा देगा डबल बॉन्ड। ठीक है, बट आप देख रहे हो कि जो एक्चुअल प्रोडक्ट, जो मेजर प्रोडक्ट है रिएक्शन का, वो मेजर प्रोडक्ट ये है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यही गड़बड़ होती है। लोग जब, जो स्टूडेंट को रीअरेंजमेंट का आइडिया नहीं होता है वो इसी तरीके की गलतियां करते हैं। तो एक बात ये समझ लेना कि अगर किसी भी रिएक्शन में कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बन रहा है, हमेशा अलर्ट हो जाओ, वहां पे रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी होगी, लेकिन हमेशा नहीं, उसको चेक करना पड़ेगा आपको कि जो कार्बोकेटाइन डायरेक्टली फॉर्म हुआ है अगर वो सिस्टम का सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन है तो कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। लेकिन अगर वो सिस्टम का सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन नहीं है बल्कि रीअरेंजमेंट के बाद उससे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन फॉर्म हो सकते हैं, तो जब तक वो कार्बोकेटाइन फॉर्म होते रहेंगे रीअरेंजमेंट होता रहेगा। ठीक है, जब तक वो स्टेबल कार्बोकेटाइन बनते रहेंगे हम एक के बाद एक कई सारे रीअरेंजमेंट को परफॉर्म करेंगे। तो जैसे इस केस में आपने देखा टोटल कितने रीअरेंजमेंट हुए, यहाँ पे टोटल कितने रीअरेंजमेंट को हमने परफॉर्म किया?
2 बार 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट कराया है, तो 2 रीअरेंजमेंट हुआ है इस रिएक्शन में। ठीक है, इस रिएक्शन में हमने 2 बार हाइड्राइड शिफ्ट कराया है, इसलिए कितने रीअरेंजमेंट हुए यहां पे? 2 रीअरेंजमेंट हुए। पहले क्या हुआ, प्राइमरी कार्बोकेटायन क्या बन गया? सेकेंडरी। फिर क्या हुआ, सेकेंडरी कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट के बाद क्या बन गया? टर्सरी। ठीक है, तो प्राइमरी से सेकेंडरी और सेकेंडरी से टर्सरी, तो 2 रीअरेंजमेंट यहाँ पे ऑब्जर्व हो रहे हैं। अच्छा बेटा, एक और इंटरेस्टिंग बात बता दूं, कई बार क्वेश्चन जो है ना यहाँ पे ऐसे पूछा जाता है, बेसिकली मैकेनिज्म तो नहीं पूछते हैं, बट इनडायरेक्टली आपसे मैकेनिज्म ही पूछ रहे होते हैं। बोलते कि ये एक डिहाइड्रेशन रिएक्शन है, मतलब ये अल्कोहल बता देंगे कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट कर रहे हैं, और आपसे बोलेंगे कि इस रिएक्शन का एनर्जी प्रोफाइल क्या होगा। एनर्जी प्रोफाइल ऑफ दिस रिएक्शन इज, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि पहले बात रिएक्शन के मैकेनिज्म में कितने स्टेप्स ऑब्जर्व हो रहे हैं, नंबर ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, और आप ये समझ लेना कि किसी भी रिएक्शन के मैकेनिज्म में, मैं जीओसी के स्टार्टिंग में ही ये बात आपको बताया था कि किसी भी रिएक्शन के मैकेनिज्म में जितने स्टेप्स ऑब्जर्व होंगे उसके एनर्जी प्रोफाइल में उतने एनर्जी पीक ऑब्जर्व होते हैं। जितने स्टेप्स की मैकेनिज्म को वो रिएक्शन फॉलो करेगी उतने एनर्जी पीक रिएक्शन के एनर्जी प्रोफाइल में ऑब्जर्व होंगे, और जो रिएक्शन का स्लोवेस्ट स्टेप होगा उसकी एक्टिवेशन एनर्जी मैक्सिमम होगी। स्लोवेस्ट स्टेप की एक्टिवेशन एनर्जी मैक्सिमम होगी। तो मैं यहां पे आपको एक बात बता दूं कि जिन रिएक्शंस में कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है उनमें जिस स्टेप में सबसे पहले कार्बोकेटायन बना है वही स्लोवेस्ट स्टेप होता है। जिस रिएक्शन स्टेप में पहला कार्बोकेटायन बना है वो रिएक्शन का स्लोवेस्ट स्टेप होता है। इसका मतलब अगर हम यहां पे देखें तो रिएक्शन का स्लोवेस्ट स्टेप कौन सा है? पहला कार्बोकेटायन ये बन रहा है, तो ये रिएक्शन का स्लोवेस्ट स्टेप है, ये स्लोवेस्ट स्टेप है। मतलब मैकेनिज्म के हिसाब से अगर देखें तो सेकेंड स्टेप स्लोवेस्ट है। ठीक, अब सेकेंड स्टेप कैसे बोल रहा हूं, देखो पहला स्टेप तो ये हो गया एल्कोहल का प्रोटोनेशन, ये फर्स्ट स्टेप हो गया, ये स्टेप 1 है। ठीक, दूसरा स्टेप ये हो गया, तीसरा स्टेप ये हो गया, चौथा स्टेप ये हो गया, और पांचवा स्टेप ये हो गया। इस तरीके से अगर आप देखोगे तो ये रिएक्शन 5 स्टेप मैकेनिज्म को फॉलो कर रही है। ठीक है, ये रिएक्शन 5 स्टेप मैकेनिज्म को फॉलो कर रही है। अब मैं आपको इसका एनर्जी प्रोफाइल ड्रॉ करके दिखाता हूं, इस रिएक्शन का एनर्जी प्रोफाइल कैसा होगा। देखो मैकेनिज्म के सारे स्टेप्स नोट कर लिए ना आप लोगों ने? क्योंकि अभी मैं उसको वापस नहीं ला सकता। ठीक है, तो अब देखो मैं इस रिएक्शन का एनर्जी प्रोफाइल ड्रॉ करने जा रहा हूं। देखो एनर्जी प्रोफाइल मींस प्लॉट बिटवीन एनर्जी एंड प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। प्लॉट बिटवीन एनर्जी एंड प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। देखो इसका एनर्जी प्रोफाइल कैसा होगा। अच्छा, ये एलिमिनेशन रिएक्शन है बेटा, एलिमिनेशन रिएक्शन है, तो ये ओवरऑल रिएक्शन एंडोथर्मिक होगी।
यहाँ पे अल्कोहल को डिहाइड्रेट कर रहे हैं। जिन जिन रिएक्शंस के नेम में डी आए, डी, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, डिहाइड्रेशन, डिहैलोजिनेशन, ऐसी रिएक्शन को हमेशा क्या बोलते हैं? एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन है। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी? एंडोथर्मिक होगी। ठीक है, ओवरऑल रिएक्शन एंडोथर्मिक होगी। मतलब जो स्टार्टिंग एनर्जी लेवल है रिएक्टेंट का और फाइनल एनर्जी लेवल जो प्रोडक्ट का है, अगर आप देखोगे तो प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल ऊपर और रिएक्टेंट का एनर्जी लेवल नीचे होगा। तो ये पूरी प्लानिंग से आपको चलना पड़ेगा। तो पहला स्टेप तो फास्ट है। ठीक है, मान लो ये इनिशियल एनर्जी लेवल है, फर्स्ट स्टेप फास्ट है, मतलब एक छोटा पीक है। अब देखो, पहले तो एक स्टेबल मॉलिक्यूल था, पहले आपके पास एक कंपाउंड था और वो कंपाउंड क्या बना है? एक इंटरमीडिएट बना है। तो नेचुरल सी बात है कि जो इंटरमीडिएट होगा वो कंपाउंड से तो कम ही स्टेबल होगा। ठीक है, और उसके बाद जो दूसरा स्टेप है वो रिएक्शन का स्लोवेस्ट स्टेप है। इसका मतलब कि सबसे ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी सेकंड स्टेप की ही होगी। ठीक है, और यहां पे ये इंटरमीडिएट बना है कार्बोकेटायन। अब आप बोल सकते हो कि भाई पहले तो एक प्रोटोनेटेड एल्कोहल था। देखो कितनी बातों को दिमाग में रखना होता है। पहले प्रोटोनेटेड एल्कोहल था, आप अगर उस प्रोटोनेटेड एल्कोहल में देखो तो पॉजिटिव चार्ज जरूर है ऑक्सीजन पे, लेकिन उसका ऑक्टेट कंप्लीट है। जबकि जो कार्बोकेटायन बना है उसमें जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। इसका मतलब नेचुरल सी बात है कि ये कार्बोकेटायन जो है वो लेस स्टेबल होगा इन कंपेयर टू प्रोटोनेटेड एल्कोहल, इसलिए इसका एनर्जी लेवल क्या है? ऊपर। ठीक, अब इसके बाद देखो हर बार, अब एक के बाद एक कई सारे कार्बोकेटायन बनने वाले हैं, तो हर बार क्या है? कार्बोकेटायन पहले से ज्यादा स्टेबल होगा। फर्स्ट कार्बोकेटायन से सेकंड ज्यादा स्टेबल होगा, सेकंड से थर्ड ज्यादा स्टेबल होगा। इसका मतलब अब इनका एनर्जी लेवल नीचे आना है। बट ये फास्ट स्टेप है, फास्ट स्टेप है तो एनर्जी पीक जो है वो छोटा ही होगा। और जो फाइनल एनर्जी लेवल है वो स्टार्टिंग रिएक्टेंट के एनर्जी लेवल से क्या होगा? ऊपर होगा। तो ये रिएक्शन का एनर्जी प्रोफाइल। एक स्टेप और यहां पर रह गया। टोटल कितने कितने स्टेप्स के मैकेनिज्म को रिएक्शन फॉलो कर रही है? 5 स्टेप मैकेनिज्म को फॉलो कर रही है। या तो आप सिर्फ 4 एनर्जी पीक देख रहे हो, अभी ये फाइनल नहीं है, एक स्टेप और ऑब्जर्व होगा। अच्छा, यहाँ पे एक बात और ध्यान देनी है बेटा कि लास्ट में एक एल्कीन बन रहा है। नेचुरल सी बात है, वो एक स्टेबल मॉलिक्यूल है। स्टेबल मॉलिक्यूल है तो उसकी जो एनर्जी होगी वो क्या होगी? वो कम होगी कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट के कंपेयर में। तो ऐसा एनर्जी प्रोफाइल इस रिएक्शन का होना चाहिए। तो मैंने देखा है कि कई बार इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैकेनिज्म ना पूछ करके वो पूछेंगे कि रिएक्शन का एनर्जी प्रोफाइल कैसा होगा। तो अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे सबसे ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी कौन से स्टेप की है? स्टेप 2, EA2 वैल्यू जो है वो हाईएस्ट है, तो इसलिए हम बोलेंगे सेकंड स्टेप इज स्लोवेस्ट। ठीक है, सेकंड स्टेप इज स्लोवेस्ट स्टेप। तो ये सारी बात को समझ पा रहे हो बेटा? ये जो मैंने एनर्जी प्रोफाइल बनाया है, जो इंफॉर्मेशन को दिमाग पे रख करके हमने एनर्जी प्रोफाइल बनाया है, वो आपको समझ में आ रहा है? ठीक है। एक और एग्जांपल को मैं कंसिडर कर रहा हूं।
H पॉजिटिव के साथ हीट कर रहे हैं। H पॉजिटिव मतलब कोई एसिड है, कंसंट्रेटेड H2SO4 है, उसके साथ हीट कर रहे हैं। आपको बताना है कि फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा और रिएक्शन के मैकेनिज्म में कितने स्टेप्स ऑब्जर्व होंगे। आपको वो सिस्टमैटिक तरीके से ही प्रोसीड करना पड़ेगा, जैसे मैंने अभी इससे पहले वाले केस में बनाया था। सिक्स स्टेप्स। देखो बेटा, यहाँ पे पहला स्टेप क्या होगा, इसका प्रोटोनेशन। दूसरा स्टेप क्या होगा, इसका रिमूवल। तीसरा स्टेप क्या होगा, हाइड्राइड शिफ्ट। चौथा स्टेप क्या होगा, एक और हाइड्राइड शिफ्ट। ठीक है, अब मैकेनिज्म लिखने को आए तो ऐसे नहीं लिखा जाता है, ये तो मैं सीधे आंसर तक पहुंच रहा हूं। तो चौथा स्टेप के बाद एक और हाइड्राइड शिफ्ट होगी। फोर्थ स्टेप के बाद टर्सरी कार्बोकैटायन बन रहा है, जिसके हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर उसके होंगे 6। उस कार्बोकैटायन के हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर 6 होंगे। लेकिन यहाँ पे एक और रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है। अगर एक और रीअरेंजमेंट हो जाए, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे जो कार्बोकैटायन बनेगा उसको हाइपर कंजुगेशन के साथ साथ रेजोनेंस का भी सपोर्ट मिलेगा। उस कार्बोकैटायन को हाइपर कंजुगेशन के साथ साथ जो फेनाइल रिंग का रेजोनेंस है, उस रेजोनेंस का भी सपोर्ट मिलेगा। मतलब ये कार्बोकैटायन जो इससे पहले टर्सरी कार्बोकैटायन बना था उससे ज्यादा स्टेबल होगा। तो इसका मतलब मैं अब ये स्टेप दिखा देता हूं आपको। CH3C, यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे CH3, CH2, CH3, ये बन गया। अब देखो, सेट-जेप्स रूल के अकॉर्डिंग हमें रिमूव करना है हाइड्रोजन को फ्रॉम बीटा कार्बन। तो बीटा कार्बन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक बीटा कार्बन ये है और एक बीटा कार्बन ये है, कार्बोकैटायन के रेस्पेक्ट में। कार्बोकैटायन के रेस्पेक्ट में ये दो बीटा कार्बन है। अब इसमें आप देखोगे जो लेफ्ट साइड वाला बीटा कार्बन है उसके पास तो 3 हाइड्रोजन है, राइट साइड वाले बीटा कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन है। तो सेट-जेप्स रूल के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम दैट बीटा कार्बन व्हिच पोजेस मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। गरीब को और गरीब बनाओ, ये है सेट-जेप्स रूल। ठीक है, तो राइट साइड वाला बीटा कार्बन हाइड्रोजन के टर्म्स में पुअर है, तो वहां से हम फर्दर हाइड्रोजन रिमूव करेंगे। तो यहां से हमने H पॉजिटिव रिमूव कर लिया और H पॉजिटिव के रिमूवल के बाद ये प्रोडक्ट, ये फिनाइल को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं,
ये प्रोडक्ट बन जाएगा, दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। तो आप देख रहे हो ये जो है रिएक्शन का छठा स्टेप था, तो चिराग ने एकदम सही आंसर किया है, 6 स्टेप ऑब्जर्व होंगे। और स्लोवेस्ट स्टेप कौन सा होगा इस रिएक्शन का? स्लोवेस्ट स्टेप कौन सा होगा बेटा? एकदम सही है, सेकंड स्टेप इज स्लोवेस्ट, जहां पे पहला कार्बोकेटायन बन रहा है। आ रहा है समझ में? रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट कैसे कराएंगे, क्यों कराएंगे, ये समझ में आ रहा है? अरे सबका रिस्पांस चाहिए भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमिना है ये। कोई भी अगर आपको डराएगा ना आगे ऑर्गेनिक रिएक्शंस में, तो यही दिखा करके डराएगा। ऐसा ये क्वेश्चन दे देंगे जहां पे रीअरेंजमेंट हो रहा होगा, और यहीं पे आपको टेस्ट करेंगे कि आपको कितनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है। अच्छा एक बात और, ये क्वेश्चन के आंसर कभी आप डायरेक्टली नहीं दे सकते हो, रट करके आंसर नहीं दिया जा सकता। स्टेप टू स्टेप आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि अगला स्टेप प्रोसीड, अगला स्टेप में रीअरेंजमेंट होगा या नहीं होगा। या आप एकदम स्ट्रक्चर को देख करके सीधे नहीं बता सकते, आपको हर स्टेप के साथ डिसीजन लेना पड़ेगा। अब देखो, ये तो सिंपल रीअरेंजमेंट है। इसके बाद रीअरेंजमेंट में दो केसेस और आते हैं। समटाइम्स रीअरेंजमेंट जब कार्बोकेटायन का होता है तो उसमें रिंग एक्सपेंशन देखने को मिलता है, मतलब जो रिंग का साइज है वो इंक्रीज कर जाता है। तो रिंग एक्सपेंशन ऑफ कार्बोकेटायन, रिंग एक्सपेंशन ऑफ कार्बोकेटायन, रिंग एक्सपेंशन ऑफ कार्बोकेटायन देखो, रिंग एक्सपेंशन कब होगा, रिंग एक्सपेंशन के ऑब्जर्व होने की कंडीशन क्या है? तो बोलते हैं कि अगर साइक्लिक रिंग के एडजेसेंट में जो कार्बन है, साइक्लिक रिंग से डायरेक्टली जो कार्बन अटैच है, अगर किसी साइक्लिक रिंग से जो कार्बन डायरेक्टली अटैच है, ऐसे कार्बन को आप अल्फा कार्बन बोल सकते हो विथ रिस्पेक्ट टू रिंग, तो अगर साइक्लिक रिंग के एडजेसेंट कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है तो रीअरेंजमेंट देखने को मिलेगा। आप इस बात को नोट करो, देखो, इफ पॉजिटिव चार्ज इज डेवलप्ड, if positive charge is developed, if positive charge is developed at the alpha carbon, if positive charge is developed at the alpha carbon with respect to the cyclic ring, if positive charge is developed at the alpha carbon with respect to the cyclic ring, then rearrangement, then ring expansion, then ring expansion of carbocation takes place, then ring expansion of carbocation takes place.
आगे लिखो, ड्यूरिंग रिंग एक्सपेंशन, ड्यूरिंग रिंग एक्सपेंशन three-membered ring, during ring expansion three-membered ring, during ring expansion three-membered ring to six-membered ring, to six-membered ring can participate. Three-membered ring to six-membered ring can participate. ठीक है, आगे लिखो, per ring expansion, per ring expansion size of the ring increases by 1 unit. Per ring expansion size of the ring increases by 1 unit. अब साइज ऑफ द रिंग इंक्रीजेस बाय 1 यूनिट का क्या मतलब है? मतलब जैसे 3 मेंबर्ड रिंग है तो वो 4 मेंबर्ड रिंग बन जाएगी, 4 मेंबर्ड रिंग है तो 5 मेंबर्ड रिंग बन जाएगी, 5 मेंबर्ड रिंग है तो 6 मेंबर्ड रिंग बन जाएगी, 6 मेंबर्ड रिंग है तो वो 7 मेंबर्ड रिंग बन जाएगी। ठीक है, तो पर एक्सपेंशन रिंग का साइज एक एक यूनिट इंक्रीज करेगा। लेकिन अब यहां पे एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे फ्रीक्वेंटली एक्सपेंशन तब होता है जब 5 या 6 मेंबर्ड रिंग फॉर्म होती है। तो लिख लो, most frequent expansion occurs, most frequent expansion occurs in those cases, most frequent expansion occurs in those cases where 5 or 6 membered ring, where 5 or 6 membered ring is produced. Most frequent expansion occurs in those cases where 5 or 6 membered ring is produced. 5 or 6 membered ring is produced. ठीक है, मतलब 4 से 5 और 5 से 6 वाला एक्सपेंशन ये सबसे ज्यादा फेवरेबल होगा। यहां पे एक चीज समझ लेना, 6 से 7 वाला जो एक्सपेंशन है वो रेयरली ऑब्जर्व होता है, क्योंकि 6 मेंबर्ड रिंग के बारे में मैंने बताया था आइसोमेरिज्म में कि 6 मेंबर्ड रिंग जो है वो सबसे स्टेबल रिंग होती है। ठीक है, अमंग ऑल साइक्लिक कंपाउंड साइक्लोहेक्सेन इज मोस्ट स्टेबल, और उसके पीछे उसका चेयर कन्फर्मेशन रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो 6 मेंबर्ड रिंग सबसे ज्यादा स्टेबल होती है। तो इस वजह से यहां पे रिंग एक्सपेंशन की अगर हम बात करें तो 6 से 7 मेंबर्ड रिंग का एक्सपेंशन रेयरली ऑब्जर्व होगा। ठीक है, इसको दिमाग में रखो, ये फ्रीक्वेंट एक्सपेंशन नहीं हो सकता। 5 से 6 वाला एक्सपेंशन मोस्ट फ्रीक्वेंट होगा, 4 से 5 वाला भी फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व होगा। ठीक है, तो अब जरा देखो एक्सपेंशन होता कैसे है। जैसे अगर हम कंसीडर कर रहे हैं, मान लो एक रिएक्शन में ये कार्बोकेटायन बना है। ठीक है, किसी रिएक्शन में ऐसा कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हुआ है। अब देखो यहाँ पे साइक्लिक रिंग के रिस्पेक्ट में अल्फा कार्बन पे, ये अल्फा कार्बन है रिंग के रिस्पेक्ट में, तो अल्फा कार्बन पे यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है। तो अल्फा कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, इसलिए यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन होगा। तो अब रिंग एक्सपेंशन को हम लिखेंगे कैसे? इसको बोलते हैं बेटा 1-2 शिफ्ट ऑफ रिंग रेजिड्यू, 1-2 shift of ring residue or ring expansion। कैसे होगा रिंग एक्सपेंशन? देखो, बोलते हैं कि ये जो पॉजिटिव चार्ज जिस कार्बन पे प्रेजेंट है उसके रिस्पेक्ट में साइक्लिक रिंग का अल्फा और बीटा कार्बन को आइडेंटिफाई करो। तो इस कार्बोकेटायन के रिस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन है और ये बीटा कार्बन, आप इसको भी बीटा कार्बन बोल सकते हैं। अब ध्यान से समझना कैसे रीअरेंजमेंट में करा रहा हूं। आपको क्या करना है, साइक्लिक रिंग के रिस्पेक्ट में, मतलब पॉजिटिव चार्ज के रिस्पेक्ट में साइक्लिक रिंग का अल्फा और बीटा कार्बन को आइडेंटिफाई कर लेना है। यहाँ पे आप देख रहे हो दोनों बीटा कार्बन एक जैसे हैं। अगर एक जैसे हैं फिर तो कहीं से भी
आप रीअरेंजमेंट करा सकते हो। लेकिन अगर ये डिफरेंट होंगे ना तो फिर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड को देखना पड़ेगा। अगर ये बीटा कार्बन डिफरेंट होंगे तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड को देखना पड़ेगा। सेम है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये अल्फा और बीटा कार्बन के बीच का बॉन्ड को ब्रेक करके ये बॉन्ड पेयर हम इस बीटा को ट्रांसफर कर रहे हैं। अल्फा और बीटा कार्बन के बीच का बॉन्ड को ब्रेक करके बॉन्ड पेयर किसको ट्रांसफर कर रहा है, बीटा कार्बन को। फिर बीटा कार्बन को जो लोन पेयर मिला है उस लोन पेयर को यूज करके बीटा कार्बन इस कार्बन से जिस पे पॉजिटिव चार्ज है उससे अटैच हो जाता है। ठीक है, हमें कैसे प्रोसीड करना है, पहले तो पॉजिटिव चार्ज जहां है पॉजिटिव चार्ज के रिस्पेक्ट में साइक्लिक रिंग का अल्फा और बीटा कार्बन को आइडेंटिफाई करना है। अगर डिफरेंट बीटा कार्बन है तो उनका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड देखोगे किस बीटा कार्बन का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है। और अगर सेम बीटा कार्बन है तो फिर आप कोई भी बीटा कार्बन और अल्फा कार्बन के बीच का बॉन्ड को ब्रेक कर सकते हो। तो अल्फा और बीटा कार्बन के बीच का बॉन्ड को ब्रेक करके बॉन्ड पेयर हमने बीटा को दिया, फिर बीटा उस लोन पेयर को यूज करके उस कार्बन से अटैच हो गया जहां पे पॉजिटिव चार्ज है। अब देखो बेटा, इससे क्या होगा, इससे ये कार्बोकैटायन बन जाएगा। ध्यान देना, अल्फा और बीटा के बीच का बॉन्ड को ब्रेक किया तो ऑब्वियसली अल्फा पे तो पॉजिटिव चार्ज ही आया होगा ना, और बीटा पे नेगेटिव चार्ज आया होगा। बीटा जो है उस कार्बोकैटायन से अटैच हो गया तो इसका नेगेटिव चार्ज खत्म हो गया और कार्बोकैटायन जो पहले से था उसका पॉजिटिव चार्ज भी खत्म हो गया। तो ये कार्बोकैटायन बना। आप देखो पहले 4 मेंबर्ड रिंग थी, अब क्या है 5 मेंबर्ड रिंग है। तो आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, तो आप देखो स्टार्टिंग में 4 मेंबर्ड रिंग और उसके अल्फा कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज था। अब आप देख रहे हो 5 मेंबर्ड रिंग और उस रिंग के कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। तो पहले वाला कार्बोकैटायन प्राइमरी था, अभी वाला कार्बोकैटायन सेकेंडरी है। पहले वाला कार्बोकैटायन के साथ जो रिंग प्रेजेंट थी वो 4 मेंबर्ड रिंग थी जिसमें एंगुलर स्ट्रेन ज्यादा होता है, और अब आप देख रहे हो 5 मेंबर्ड रिंग है जिसमें एंगुलर स्ट्रेन कम है। इस वजह से अगर आप देखोगे स्टेबिलिटी इंक्रीज कर गई। तो इस तरीके से आपको रिंग एक्सपेंशन को परफॉर्म करना है। अब मैं एक और एग्जांपल डिस्कस कर रहा हूं, जैसे मान लो हमारे पास ये अल्कोहल है, इस अल्कोहल को कंसिडर कर रहे हैं, इसको कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट किया। अब हमें पता करना है फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक है, इस रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट बनाना है। तो जरा प्रोसीड करो।
हाँ भाई, पता चल गया क्या प्रोडक्ट बनेगा? वेरी गुड। चलो मैं स्टेप बाय स्टेप इसको बना रहा हूं। अगर फाइनल प्रोडक्ट जो मैंने बनाया हुआ है वही आपने बनाया हुआ तो ठीक है। देखो, सबसे पहले इसका हो गया प्रोटोनेशन, ठीक है। प्रोटोनेशन के बाद ये रिमूव हो गया, तो इसके रिमूवल के थ्रू ये कार्बोकेटायन बन गया, ठीक है। अब देखो, कार्बोकेटायन के रेस्पेक्ट में रिंग का अल्फा और बीटा कार्बन को आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये है अल्फा, ये है बीटा, और एक बीटा ये भी है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो 2 बीटा कार्बन है। अब 2 बीटा कार्बन है तो जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होगा उस बीटा कार्बन को माइग्रेट करना चाहिए। तो ये जो नीचे वाला बीटा कार्बन है ये 2 डिग्री एल्काइल के फॉर्म में माइग्रेट करेगा, और ऊपर वाला बीटा कार्बन 1 डिग्री एल्काइल के फॉर्म में माइग्रेट करेगा। तो नीचे वाले बीटा कार्बन का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है, ये आपको देखना पड़ेगा। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड नीचे वाले बीटा कार्बन का ज्यादा है, तो इस वजह से क्या होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया बेटा। बॉन्ड पेयर इस बीटा कार्बन को ट्रांसफर हुआ, ये बीटा कार्बन इस कार्बन से अटैच हो जाएगा। ये बन गया। आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हो। तो नो डाउट आप देखो, स्ट्रेन तो रिलीज हो गया, 4 से 5 मेंबर रिंग बन गई। लेकिन अभी कार्बोकेटायन जो फॉर्म हुआ है ये सिस्टम का सबसे स्टेबल कार्बोकेटायन नहीं है। तो सबसे स्टेबल कार्बोकेटायन फॉर्म करने के लिए यहाँ पे आपको एक और हाइड्राइड शिफ्ट करा देना है, ठीक है। हाइड्राइड शिफ्ट कैसे कराओगे, यहाँ से जो हाइड्रोजन है इस हाइड्रोजन को माइग्रेट कर, तो इसको अगर आप माइग्रेट कराओगे तो अब आपको टर्सरी कार्बोकेटायन मिल जाएगा। ये कार्बोकेटायन मिल गया, और ये सिस्टम का सबसे स्टेबल कार्बोकेटायन है। अब इससे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन आप यहाँ पे फॉर्म नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन है सिस्टम का। अब क्योंकि ओवरऑल रिएक्शन डिहाइड्रेशन है तो फाइनली एल्कीन बनना चाहिए। अब एल्कीन फॉर्म करना है तो यहाँ पे सेट-जेप्स रूल के अकॉर्डिंग बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव करना है। तो मैं बता देता हूँ यहाँ पे बीटा कार्बन कौन कौन से हैं। पॉजिटिव चार्ज जहाँ है उसके रिस्पेक्ट में एक बीटा कार्बन ये है, एक बीटा कार्बन ये है, और एक बीटा कार्बन ये है। ये 3 बीटा कार्बन है। इसमें से ये वाला जो बीटा कार्बन है बेटा, यहाँ पे तो 3 हाइड्रोजन है, इस बीटा कार्बन पे 2 है, इस बीटा कार्बन पे 1 है। तो गरीब को और गरीब बनाओ। तो ये जो नीचे वाला बीटा कार्बन है वहां से हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे। ये होगा फाइनल प्रोडक्ट। यही प्रोडक्ट बनाया था।
निश्चिता। वेरी गुड आकाश। तो हो गया क्लियर बेटा, सारी बात समझ में आ गई यहाँ पे? एक चीज और बता दूं, ये बहुत इंटरेस्टिंग भी है, जो ये रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग डिस्कशन है ये। और मजा आता है जब आपको सारी बात समझ में आ रही होगी ना, तो आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत आनंद की अनुभूति होगी, परम आनंद। आपको यहाँ पे डाइएजोटाइजेशन स्टेप की मैकेनिज्म नहीं लिखनी है, मतलब जिसमें डाइजोनियम सॉल्ट बनता है उसको डायरेक्टली फॉर्म करके आगे प्रोसीड करना है। कल बताया था डाइएजोटाइजेशन। अच्छा, इस रिएक्शन का जो फाइनल प्रोडक्ट होगा उसमें फंक्शनल ग्रुप क्या होगा?
फाइनल प्रोडक्ट में फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? OH। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप होगा फाइनल प्रोडक्ट में। डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन है ये, एलिफैटिक प्राइमरी अमाइन है, तो एलिफैटिक प्राइमरी अमाइन में एल्कोहल बनता है, एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन में डायजोनियम सॉल्ट बनता है। तो अब देखो यहां पर रिएक्शन प्रोसीड कैसे करेगी बेटा। सबसे पहले तो ये बन जाएगा, ये डायजोनियम सॉल्ट बन जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा, नाइट्रोजन गैस रिमूव होगी, नाइट्रोजन गैस रिमूव हुई। नाइट्रोजन गैस के रिमूवल के थ्रू ये बन गया कार्बोकेटायन। अब आप देखो एक्सपेंशन की कंडीशन फुलफिल हो रही है यहाँ पे। तो अल्फा और बीटा को पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ये अल्फा है, ये बीटा है, और एक बीटा ऊपर भी है। नीचे वाले बीटा का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है, तो ये माइग्रेट करना चाहिए। ये कार्बोकेटायन बन गया। अब अगर आप यहाँ पे रीअरेंजमेंट कराते हो तो स्टेबिलिटी में कोई गेन नहीं होगा, किसी भी साइड से करा के आप देख लो। अगर आप लेफ्ट साइड में जाओगे तो उतने ही हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, राइट साइड में जाओगे तो हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर कम हो जाएंगे। इसलिए ये कार्बोकेटायन जो है वो फर्दर कोई रीअरेंजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, और रीअरेंजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो अब क्या होगा, यहीं पे फाइनल प्रोडक्ट बन गया। वाटर जो है वो एज अ न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा और उसके थ्रू ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन गया। और फिर क्या होगा, H पॉजिटिव लूज होगा, H पॉजिटिव को रिमूव करके ये प्रोडक्ट फाइनली प्रोड्यूस होगा। तो इसके सारे स्टेप समझ में आ गए बेटा? सारे स्टेप्स क्लियर हो गए? तो ये तो रिंग एक्सपेंशन की बात हो गई। अब आप नोट करो रिंग कॉन्ट्रैक्शन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कार्बोकेटायन। रिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कार्बोकेटायन, नोट करो।
देखो, इफ पॉजिटिव चार्ज इज डेवलप्ड, if positive charge is developed, if positive charge is developed at the carbon of the cyclic ring, if positive charge is developed at the carbon of the cyclic ring, then ring contraction takes place. If positive charge is developed at the carbon of the cyclic ring, then ring contraction takes place. ठीक है, आगे लिखो. In ring contraction, in ring contraction, 8-membered ring to 8-membered ring to 4-membered ring can participate. 8-membered ring to 4-membered ring can participate. आगे लिखो. But most frequent contraction occurs in those cases. But most frequent contraction occurs in those cases where 5 or 6-membered ring is produced. Where 5 or 6-membered ring is produced. अब देखो, इसमें एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक कॉन्ट्रैक्शन जो है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा, वो है 5-membered रिंग से 4-membered रिंग का कॉन्ट्रैक्शन कभी ऑब्जर्व नहीं होगा. 7 से 6 का हो जाएगा, 6 से 5 का हो जाएगा, 4 से 3 का हो जाएगा, 8 से 7 का हो जाएगा, लेकिन 5-membered रिंग से 4-membered रिंग का कॉन्ट्रैक्शन कभी ऑब्जर्व नहीं होता. देखो, रिंग कॉन्ट्रैक्शन नेवर अकर्स. Ring contraction never occurs from 5-membered ring to 4-membered ring. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं बता रहा हूं आपको. Ring contraction never occurs from 5-membered ring to 4-membered ring. अगर 5-membered ring कॉन्ट्रैक्ट करके 4-membered ring में कन्वर्ट हो रही है तो ऐसा कॉन्ट्रैक्शन कभी भी ऑब्जर्व नहीं होगा. और मैं इतनी बार जो है आपको ये बात बता रहा हूं, फिर भी मैंने देखा है कि जब लोग एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो वहां पे पता नहीं दिमाग जो है क्या चलने लगता है उसमें जो है, और ऐसा कॉन्ट्रैक्शन करके चले जाते हैं. तो 5-membered रिंग से 4-membered रिंग का कॉन्ट्रैक्शन कभी नहीं होगा, ये दिमाग में बैठा लेना. तो अब जैसे देखो बेटा, अगर हमारे पास मान लो ये कार्बोकेटायन फॉर्म हुआ है एक रिएक्शन के थ्रू, तो इसमें आप देख रहे हो पॉजिटिव चार्ज रिंग के कार्बन पे प्रेजेंट है, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए. कॉन्ट्रैक्शन में मैंने बताया कि 4 से 3-membered रिंग के कॉन्ट्रैक्शन में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. 4 से 3-membered रिंग का कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है. अब जरा देखो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन कैसे कराओगे. तो हम क्या करते हैं, जो जहां पे जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उसके रिस्पेक्ट में अल्फा और बीटा कार्बन को आइडेंटिफाई करते हैं. ये अल्फा है, ये बीटा है, इनफैक्ट आप इसको भी अल्फा बोल सकते हैं. ठीक है, तो 2 अल्फा और 1 बीटा कार्बन इस कार्बोकेटायन के रिस्पेक्ट में प्रेजेंट है. दोनों अल्फा कार्बन एक जैसे हैं, तो दोनों अल्फा कार्बन एक जैसे हैं तो क्या होगा, कोई भी अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन के बीच का बॉन्ड को ब्रेक कर दो. तो अल्फा और बीटा कार्बन के बीच का बॉन्ड ब्रेक करके बॉन्ड पेयर को बीटा कार्बन को ट्रांसफर कर देते हैं. ठीक है, तो बीटा कार्बन पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया, मतलब बीटा कार्बन के पास लोन पेयर है. बीटा कार्बन उस लोन पेयर को यूज करके इस कार्बन से अटैच हो जाएगा जहां पे पॉजिटिव चार्ज है. तो अब आप देखो, तो इसके थ्रू ये कार्बोकेटायन बन गया. आप इसको ऐसे लिखोगे तो ज्यादा अच्छा दिखेगा आपको.
अब आप देख सकते हो ये कार्बोकेटायन क्यों बना, जबकि एंगुलर स्ट्रेन तो बढ़ा है। पहले 4 मेंबर रिंग थी, अभी 3 मेंबर रिंग है। एंगुलर स्ट्रेन बढ़ा, फिर भी ये कार्बोकेटायन बना। क्यों बना भाई बताओ? वेरी गुड चिराग। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बेंड सिग्मा ऑर्बिटल। तो क्योंकि इस कार्बोकेटायन को बेंड सिग्मा ऑर्बिटल का सपोर्ट मिलेगा, इस वजह से यह कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होगा, इसीलिए इसका फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्शन कैसे कराना है आपको? कॉन्ट्रैक्शन में हम क्या करेंगे, साइक्लिक रिंग के कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है तो कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, उस कार्बोकेटायन के रेस्पेक्ट में जो रिंग का अल्फा और बीटा कार्बन है उसको आइडेंटिफाई करेंगे, और फिर अल्फा और बीटा कार्बन के बीच का बॉन्ड को ब्रेक करके बॉन्ड पेयर को बीटा को ट्रांसफर करेंगे। बीटा को लोन पेयर मिला है, बीटा उस लोन पेयर को यूज करके उस कार्बन से अटैच होगा जहां पे पहले पॉजिटिव चार्ज था। ठीक है, इस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन होगा। बताओ इसका प्रोडक्ट क्या होगा?
हाँ भाई, क्या कुछ बना? डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन है, एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन को कंसिडर कर रहे हो, तो इसका मतलब फाइनल प्रोडक्ट तो अल्कोहल होगा। तो फाइनल प्रोडक्ट अल्कोहल है। अब जरा देखो कैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगी। पहले तो ये डाइजोनियम आयन बन गया, 133 ट्राइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन 1 ऑन। अच्छा, 133 ये प्रोडक्ट तुमने बनाया है, देखते हैं। 133 ट्राइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन 1 ऑन, तो ये बन गया। अब इसके बाद क्या है, यहाँ पे नाइट्रोजन गैस रिलीज हो गई। नाइट्रोजन गैस रिलीज हो करके ये कार्बोकेटायन बन गया बेटा। फिर क्या हुआ, अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगा। कॉन्ट्रैक्शन होगा, कैसे होगा? अल्फा और बीटा को आइडेंटिफाई करो। ये अल्फा है, ये बीटा है, इधर ये अल्फा है, ये बीटा है। तो ये वाला जो बीटा है बेटा, लेफ्ट साइड वाला, उसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है, वो 3 डिग्री एल्काइल बन करके माइग्रेट करेगा, तो इसलिए लेफ्ट साइड वाला बीटा जो है वो माइग्रेट करेगा। ठीक है, तो अगर ये माइग्रेट करेगा तो यहाँ पे 6 मेंबर्ड रिंग बन जाएगी। तो 6 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन होगा। और ये पॉजिटिव चार्ज जो आप देख रहे हैं वो अब ये रिंग के बाहर वाला कार्बन, इस अल्फा कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। मान लो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। और ये जो है अल्फा कार्बन, जिस कार्बन से अटैच है उसके बगल वाले कार्बन पे 2 मिथाइल होंगे, तो बगल वाले कार्बन पे 2 मिथाइल, ठीक। और उसके दूसरे साइड में एक कार्बन को छोड़ करके, इस कार्बन को छोड़ करके नेक्स्ट कार्बन पे फिर से मिथाइल होगा दूसरे साइड में। अब आप देखो बेटा, अभी ये प्राइमरी कार्बोकेटायन है, एक हाइड्राइड शिफ्ट करा दो तो ये क्या बन जाएगा, टर्सरी कार्बोकेटायन बन जाएगा। हाइड्राइड शिफ्ट से ये क्या बन गया, प्राइमरी से टर्सरी बन गया। और आप देख रहे हो कि इसके जितने हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर होंगे उतने ही हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर आपको तब भी देखने को मिलेंगे जब आप इस यहाँ पे मिथाइल शिफ्ट कराओगे। आप मिथाइल शिफ्ट करा करके देखो, अगर मान लो मिथाइल शिफ्ट कराते हैं तो फिर इसको बनाना नहीं। अब देख सकते हो इसके हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर कितने हैं कार्बोकेटायन के, 3 + 2 5, और पहले वाले के कितने थे, पहले वाले के भी 5। तो क्या ये रीअरेंजमेंट होना चाहिए, बोलो? क्या ये वाला रीअरेंजमेंट होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, स्टेबिलिटी में कोई गेन हुआ नहीं, तो इसलिए
अभी क्या है, क्योंकि ये इस सिस्टम का सबसे स्टेबल कार्बोकेटायन है, तो बस यहीं पे वाटर अटैक करेगा, H पॉजिटिव रिमूव होगा और ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। तो चिराग, तुम्हारा आंसर तो गलत है बेटा। 1225 1225 मैत्रिका, क्या तुम्हें कुछ पूछना है बेटा? मैत्रिका, ओके। तो हम इसको क्या बोलेंगे? 1225 टेट्रा मिथाइल साइक्लोहेक्सेन 1 ऑल। लिख लो आईयूपीएसी नेम इसका, 1225 टेट्रा मिथाइल साइक्लोहेक्सेन 1 ऑल। 1225 टेट्रा मिथाइल साइक्लोहेक्सेन 1 ऑल। एक क्वेश्चन मैं आपको ये दे रहा हूं सेल्फ प्रैक्टिस के लिए। मैं कल की क्लास में भी कुछ रीअरेंजमेंट पे बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है? तो आज अभी आपने जितनी सारी बातों को सीखा है उसको दिमाग में रखो। अभी प्रैक्टिस के लिए मैं ये क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, देखो। ये अल्कोहल है, H पॉजिटिव के साथ हीट करते हैं। देखो मैं प्रोडक्ट भी बता देता हूं। ये प्रोडक्ट बनता है। आपको सिर्फ इस रिएक्शन की मैकेनिज्म बताना है। इस रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या होगी, आपको रिएक्शन की मैकेनिज्म बतानी है, ठीक है? और इसके लिए मैं आपको हिंट दे रहा हूं। जब आप मैकेनिज्म को स्टार्ट करोगे तो आपके सामने दो रास्ते दिखेंगे। एक सही रास्ता होगा, एक गलत रास्ता होगा। जो गलत रास्ता होगा वो आगे चल करके ब्लॉक हो जाएगा, मतलब आप प्रोडक्ट तक नहीं पहुंच पाओगे। और जो सही रास्ता होगा उसको अगर आपने पकड़ लिया तो आप हर स्टेप के साथ आप सब कुछ सही सही करते हुए अल्टीमेटली इस प्रोडक्ट तक पहुंच जाओगे, ठीक है? तो आपको इस रिएक्शन की मैकेनिज्म पूरी लिखनी है और मैकेनिज्म लिख करके व्हाट्सएप ग्रुप में उसको क्लिक करके भेजना है, ठीक है? नेम के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में आप अगर मैकेनिज्म लिख लेते हो तो आपको उसको क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप में भेजना है, क्योंकि मैं ऐसे तो देख नहीं पाऊंगा कि आपने क्या ड्रॉ किया। और अगर कोई सही आंसर नहीं मिलता है, मैं मिलता भी है या नहीं मिलता है, मैं नेक्स्ट क्लास में इसकी पूरी मैकेनिज्म के स्टेप्स आपको बताऊंगा। और 2-3 और अच्छे क्वेश्चन जो है मैं रीअरेंजमेंट पे बेस्ड नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा, ठीक है? तो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं अगला रिएक्शन इंटरमीडिएट। लिखो कार्बन आयन। नेक्स्ट इंटरमीडिएट लिखो कार्बन आयन। कार्बन आयन, इस पे लिखो जनरल कैरेक्टरिस्टिक। जनरल कैरेक्टरिस्टिक, जनरल कैरेक्टरिस्टिक।
जनरल कैरेक्टरिस्टिक में लिखो ऑर्गेनिक, ट्राइवेलेंट, ऑर्गेनिक, ट्राइवेलेंट, फर्स्ट पॉइंट, ऑर्गेनिक, ट्राइवेलेंट, नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज, ऑर्गेनिक, ट्राइवेलेंट, नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज having negative charge on carbon atom, having negative charge on carbon atom, having negative charge on carbon atom are called carbanion. Organic, trivalent, negatively charged species having negative charge on carbon atom are called carbanion. Second point लिखो, second point, they behaves like charged nucleophile, they behaves like charged nucleophile as well as extremely powerful bases, as well as extremely powerful bases. तो ये चार्ज न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं और बहुत ही ज्यादा पावरफुल बेस होते हैं, मतलब हम इनको सुपर बेस की कैटेगरी में रखते हैं. तो कार्बेनायन आर एक्सट्रीमली पावरफुल बेसिस. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो. नेक्स्ट पॉइंट, they are formed by heterolysis, they are formed by heterolysis of a covalent bond, they are formed by heterolysis of a covalent bond. तो कोवेलेंट बॉन्ड की हेटेरोलिसिस से इनका फॉर्मेशन होता है. अगला पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट, they are diamagnetic in nature, they are diamagnetic in nature, they are diamagnetic in nature, क्योंकि इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं, इसलिए ये हमेशा डायमैग्नेटिक नेचर को एक्वायर करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इन जनरल कार्बेनायन आर sp3 hybridized, in general carbanion are sp3 hybridized and possess pyramidal shape. In general carbanion are sp3 hybridized and possess pyramidal shape. In general carbanion are sp3 hybridized and possess pyramidal shape. तो अगर हम कार्बेनायन को कंसीडर करें तो ये इनका शेप होता है, पिरामिडल शेप होता है इनका. ध्यान देना, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी, इनकी शेप पिरामिडल होगा, पिरामिडल शेप. और ये हमेशा आपको sp3 हाइब्रिडाइज मिलेंगे. तो शेप इनका पिरामिडल, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल और हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा इनका, sp3. अगला पॉइंट लिखो, ये तो जनरल हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री है इनकी. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट, देखो विनाइल एंड एराइल कार्बेनायन, विनाइल एंड एराइल कार्बेनायन
vinyl and aryl carbanion are sp2 hybridized. Vinyl and aryl carbanion are sp2 hybridized. Vinyl and aryl carbanion are sp2 hybridized, whereas acetylenic carbanion are sp hybridized. तो देखो बेटा, विनाइल कार्बेनाइन, ये है विनाइल कार्बेनाइन, यहां पे इसका हाइब्रिडाइजेशन आप देखोगे तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, 2 सिग्मा बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। आप देखो एराइल कार्बेनाइन, यहां भी हाइब्रिडाइजेशन आप देखोगे sp2 है। एसिटिलिनिक कार्बेनाइन, यहां पे हाइब्रिडाइजेशन sp, तो मतलब यहाँ पे sp हाइब्रिडाइज कार्बेनाइन भी आपको मिलेगा, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बेनाइन भी आपको मिलेगा और sp3 हाइब्रिडाइज कार्बेनाइन भी मिलेगा। तो मैंने आपको बताया कि विनाइल एंड एराइल कार्बेनाइन आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड, whereas acetylenic carbanion are sp hybridized. First vinylic, second aryl, third acetylenic. तो ये तो हो गया इनका हाइब्रिडाइजेशन और इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक। अब इसके बाद बात आती है कि कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी को डिसाइड करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं। तो लिखो, फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन, फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन, factors affecting stability of carbanion। तो इसमें लिखो, stability of carbanion depends upon following factors. Stability of carbanion depends upon following factors in their given order of priority. In their given order of priority. अब क्या है priority order? सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी कार्बेनाइन को प्रोवाइड करता है बेटा एरोमेटिसिटी। सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बेनाइन कौन होगा? एरोमेटिक कार्बेनाइन। उसके बाद स्टेबिलाइजेशन तो स्टेबिलिटी डिटर्मिनिंग फैक्टर में सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी कौन प्रोवाइड कर रहा है? एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी के बाद सेकंड फैक्टर क्या है? स्टेबिलाइजेशन थ्रू -m इफेक्ट ग्रुप। Stabilization through -m effect group. Aromaticity,
सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है, उसके बाद स्टेबलाइजेशन थ्रू माइनस एम इफेक्ट ग्रुप, फिर उसके बाद कार्बन आयन की स्टेबिलिटी के लिए हम कंसिडर करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन एटम at which negative charge is present. Then simple resonance, इसके बाद आता है बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग मतलब डी ऑर्बिटल के सपोर्ट के थ्रू जो स्टेबिलिटी मिलती है। इसके बाद हम कंसीडर करते हैं रिवर्स हाइपर कंजुगेशन को। रिवर्स हाइपर कंजुगेशन, रिवर्स हाइपर कंजुगेशन के बाद फिर आता है इंडक्टिव इफेक्ट। ये कार्बन आयन के स्टेबिलिटी को डिसाइड करने वाले फैक्टर्स हैं। सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी एरोमेटिसिटी की वजह से मिलती है, फिर माइनस एम इफेक्ट ग्रुप के थ्रू स्टेबिलिटी मिलती है, फिर जिस कार्बन एटम पे नेगेटिव चार्ज है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर को कंसीडर करते हैं, उसके बाद रेजोनेंस फैक्टर को कंसीडर करते हैं, फिर बैक बॉन्डिंग आता है, फिर रिवर्स हाइपर कंजुगेशन, देन इंडक्टिव इफेक्ट। अब जरा देखो एक एक करके, अगर एरोमेटिसिटी को कंसीडर किया जाए, एरोमेटिसिटी को, तो जैसे देखो हमारे पास ये कार्बन आयन है, तो ये एरोमेटिक कार्बन आयन है, बहुत ज्यादा स्टेबल होगा। अगर हम इसको कंसीडर करते हैं तो यहाँ पे आप देखो ये 5 मेंबर रिंग एरोमेटिक है और साथ में एक्स्ट्रा कंजुगेशन है। एक्स्ट्रा कंजुगेशन है तो ऑब्वियसली इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, ये कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल होगा इसके कंपेयर, बिकॉज दोनों एरोमेटिक है, सेकंड में एक्स्ट्रा कंजुगेशन है। ठीक है, तो ये तो एरोमेटिक कार्बन आयन हो गया। अब देखो अगर हम माइनस एम इफेक्ट ग्रुप को कंसीडर करें तो माइनस एम इफेक्ट ग्रुप में क्या है, जैसे हमने इसको कंसीडर किया, तो यहाँ पे NO2 माइनस एम दिखा रहा है कार्बन आयन के ऊपर। ध्यान देना ये जो माइनस एम इफेक्ट ग्रुप है ना, सीधे कार्बन आयनिक कार्बन से जुड़े होने चाहिए, तब माइनस एम ऑब्जर्व होगा। अगर ये डायरेक्टली नहीं अटैच है तो ये सिर्फ माइनस आई दिखा सकते हैं, माइनस एम नहीं दिखा सकते। अब आप देख सकते हो NO2 भी माइनस एम दिखा रहा है, CN भी माइनस एम दिखा रहा है, CHO भी माइनस एम दिखा रहा है, लेकिन माइनस एम NO2 का सबसे ज्यादा, फिर साइनाइड का, फिर एल्डिहाइड का, तो इसलिए ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी इनकी ये होनी चाहिए। इसमें एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट में लिखो। लिखो इफ कार्बेनायनिक कार्बन, if carbanionic carbon, if carbanionic carbon is surrounded by
if carbanionic carbon is surrounded by more than one strong minus M effect group, more than one strong minus M effect group, then such carbanion is more stable. Then such carbanion is more stable. Then such carbanion is more stable than that of aromatic carbanion. Then such carbanion is more stable than that of aromatic carbanion. अगर एक NO2 ग्रुप, एक CN ग्रुप, एक एल्डिहाइडिक ग्रुप, एक कीटोनिक ग्रुप से कार्बेनायनिक कार्बन जुड़ा हुआ है, तब तो ऐसा कार्बेनायन एरोमेटिक कार्बेनायन से कम स्टेबल होगा। लेकिन मैंने ये बोला कि अगर मान लो ये सिचुएशन है, ठीक है, अगर ऐसा कार्बेनायन को आप कंसीडर कर रहे हो, तो इनकी स्टेबिलिटी एरोमेटिक कार्बेनायन से ज्यादा होगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ऐसे कार्बेनायन की स्टेबिलिटी एरोमेटिक कार्बेनायन से ज्यादा होगी। तो इससे यह भी कंक्लूड किया जा सकता है बेटा कि अगर यहीं पे कार्बेनायन पे हाइड्रोजन लगा दो तो जो कंपाउंड आपको मिलेगा, अगर आपको उन कंपाउंड्स का एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करने के लिए बोला जाता है, जैसे 1,1 डाइनाइट्रोमेथेन, ठीक है, उसी तरीके से 1,1 डाइसाइनोमेथेन, उसी तरीके से ये कंपाउंड हो गया आपका प्रोपेन 1,3 डाइल। तो अगर इन कंपाउंड्स का एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करें इन कंपेयर टू साइक्लोपेंटाडाइन, मतलब आपके पास अगर ये कंपाउंड्स हैं, अगर आपके पास ये कंपाउंड्स हैं, आप हिमांशु पांडे बुक में देखोगे ऐसे आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर ये कंपाउंड है और आपको इनका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछा जा रहा है, तो ऑब्वियसली आप इनका जो एसिडिक हाइड्रोजन है उसको रिमूव करके जो कार्बेनायन बनेगा उसकी ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी को कंपेयर करोगे। तो ये ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑब्जर्व हो रही है, तो ऑब्वियसली ये ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ भी होगा इनका। जितना स्टेबल कार्बेनायन प्रोड्यूस होगा उतना ज्यादा एसिडिक कंपाउंड होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आंसर किया जा सकता है, कंपाउंड का एसिडिक स्ट्रेंथ को हम बता सकते हैं। इसके बाद फिर मैंने बताया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर। कार्बेनायन की स्टेबिलिटी के लिए हम कंसीडर करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर में जैसे देखो, बेटा टाइम हो गया है तो, और सिस्टम भी अलाउ नहीं कर रहा है कि अब आगे क्लासेस को कंटिन्यू किया जाए, तो बाकी डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, जो बचे हुए केसेस है कार्बेनायन की स्टेबिलिटी के उनको, और कार्बेनायन का फॉर्मेशन कैसे होता है ये, और उसके अलावा जो मैंने आपको रीअरेंजमेंट के का क्वेश्चन दिया हुआ है और 2-3 और एग्जांपल जो है, ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिनिश करेंगे। टेस्ट इस वीक में नहीं होगा। ओके बेटा।